नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2-2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में आए हुए प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं, जो कि कक्षा 1 से 5 का EVS का प्रश्न होगा। ठीक है, तो अब EVS का प्रश्न होगा। तो अभी आपका जेटेट का जो न्यू सिलेबस आया उसमें GK GS को हटा के EVS कर दिया गया। ठीक है, इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ EVS का सारा प्रश्न पत्र को देख लेंगे और वो किसी भी राज्य का हो तो हम लोग क्वेश्चन बैंक यहाँ पर जरूर करेंगे, जेटेट क्वेश्चन बैंक। तो हमारे यहाँ इस चैनल पर आपको जो है जेटेट 2012-16 का भी करवा दिया गया है, यूपी का भी है और यहाँ पे हरियाणा का करवा दिया गया है, बिहार का। अब यहाँ पर राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 को लेकर के हम आए हुए। तो आप सभी यहाँ पे देखिए परीक्षा में जाने से पहले एक बार क्वेश्चन बैंक अवश्य बना करके जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवश्य बना करके जाइए, जिससे आपको पता चल सके किस तरह का प्रश्न एग्जाम में होता है। ठीक है, और बाकी जो न्यू सिलेबस दिए गए हैं उसका भी हैंड रिटेन नोट्स आप सभी के लिए बना दिया गया है, तो आप सभी उसको भी पढ़ करके ही जाएंगे। अगर आप केवल EVS का नोट चाहते हैं तो 150 रुपये में यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे संपूर्ण यानी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है EVS पूरे के लिए क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में 1 to 5 की तैयारी घर बैठे ही आप कर सकते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके। तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा, आपको मोबाइल नंबर आगे दे दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे प्रश्न राजस्थान टेट 2012 पर्यावरण अध्ययन का है। प्रश्न है आपका, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? इसका राइट आंसर है तेजा जी। तेजा जी वहाँ के जो है लाछा गुरु जी के नाम जाने जाते हैं और उन्हीं का इससे प्रार्थना जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग यातायात के साधनों से सही समूह को चुनिए। देखिए सड़क मार्ग यहाँ पे आपको एक सिलेबस दिया गया है जो कि झारखंड में आपने पढ़ा होगा, वो है आपका आवागमन एवं संप्रेषण, जिसका नोट्स या PDF आप सभी को दे दिया गया है। वही आवागमन के अंतर्गत यह प्रश्न है आपको। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सड़क मार्ग, जल मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग, पढ़े है ना, तो उसी का यह संबंध यहाँ पे आया है। तो देखिए प्रश्न किस प्रकार से है। प्रश्न है सड़क मार्ग यातायात के साधनों से सही समूह चुनिए। यानी इसमें एक ऐसा समूह है 4 गो में जिससे सड़क मार्ग से यातायात होता है, सड़क मार्ग से हम लोग उसमें यातायात करते हैं, तो वो कौन होगा वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है जीप, स्कूटर, नाव। ठीक है, ये गलत है, नाव सड़क मार्ग से नहीं होता है, जल मार्ग से होता है। साइकिल, कार, जेट, विमान, जेट गलत है। अब अगला है बस, ट्रक और ई-रिक्शा। तो बस भी सड़क मार्ग से, ट्रक भी सड़क मार्ग से, ई-रिक्शा भी सड़क मार्ग। ठीक है, तो ये सड़क मार्ग का यातायात का तीनों साधन ओके हो गया है, राइट आंसर यानी सी होगा। आगे देखते हैं बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी, फ्लाइंग कार। तो ये तो सही था लेकिन ये फ्लाइंग कार गलत कर रहा है इस ग्रुप में, इसलिए ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी राइट आंसर इसका सी होगा, जो सड़क मार्ग से साधन होता है। किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? चिकन पॉक्स, मधुमेह,
अमीबियासिस या डेंगू। ठीक है, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है आपको बताना है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर जो है मुख्य रूप से प्लेटलेट्स कम होने का कारण जो माना जाता है वो डेंगू माना जाता है। क्या माना जाता है? डेंगू माना जाता है। लेकिन डेंगू के साथ कभी कभी क्या होता है, वायरल बुखार हो जाता है, जैसे मलेरिया हो गया या चिकनगुनिया हो गया, किडनी या लीवर फेलियर इत्यादि में भी आपको प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा राइट आंसर डी है। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ठीक है, मैनचेस्टर सभी राज्यों के लिए सभी क्षेत्र अलग अलग होते हैं। तो राजस्थान के लिए मैनचेस्टर कौन है? जयपुर है, भीलवाड़ा है, नागौर है या ब्यावर है, क्या है आपका? ठीक है, तो देखिए भीलवाड़ा जो है वो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर वस्त्र का बहुत अधिक व्यापार होता है। भीलवाड़ा इसका राइट आंसर होगा। सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर, जयपुर, भरतपुर, राजसमंद, कहाँ है सोनार दुर्ग? ठीक है, तो देखिए सोनार दुर्ग जो है आपका वो जैसलमेर में है। कहाँ पर स्थित है? सोनार दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? वन एवं वन्य प्राणी का संरक्षण जो है उनके लिए एक धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ के जैसा बन गया है। ये कौन से समुदाय के लोग हैं? गुर्जर समुदाय के लोग, सहरिया समुदाय के लोग, बिश्नोई समुदाय के लोग या मीना समुदाय के लोग? ठीक है, कौन है? तो ये देखिए आपका जो है बिश्नोई समुदाय का नाम है, क्योंकि आप लोग सुना होगा अमृता देवी बिश्नोई जो चिपको आंदोलन क्या उसके लिए उसी से प्रेरणा का स्रोत बना। तो उन्होंने क्या किया था, तो वन एवं वन प्राणी के संरक्षण के लिए अपना जान तक दे दिए थे। इसलिए वो समुदाय के लोग, बिश्नोई समुदाय के लोग जो है यहाँ पे इसको वन और वन प्राणी संरक्षण को अब धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र बना दिए हैं। तो ये बिश्नोई समुदाय चला जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम क्या है? सुरगम, कुल्ला, कट्टा या एरिस्ट? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जल संग्रह की पुरानी संकल्पना का नाम कुल्ला होगा। ठीक है, क्या है? कुल्ला है, याद रखिएगा। लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर बी है, लेकिन सी लिखा है। अब इसका राइट आंसर अगर सी है तो ये सी मानिएगा, ये कुल्ला होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित में वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है, कौन सी है? महावीर जयंती, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, हनुमान जयंती? कौन सी जयंती मनाई जाती है आपको बताना है। ठीक है, तो वो जयंती है महावीर जयंती मनाई जाती है। नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? 2011, 2012, 2013 या 2014? ठीक है, देखिए ये नमामि गंगे अभियान क्या था? तो केंद्र सरकार की योजना थी। ठीक है, और इसका शुभारंभ जो है वो आपका 2014 ईस्वी में हुआ था। और इस परियोजना का जो शुरुआत था वो गंगा नदी में जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? कम करने के लिए किया गया था। और गंगा नदी को फिर से स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न था नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर 2014 होगा। मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? मगरमच्छ प्राणी संसार के किस संवर्ग में आता है? वो पक्षी ग्रुप में आता है, सरीसृप ग्रुप में आता है, जल स्थचल आता है या मत्स्य ग्रुप में आता है? किस ग्रुप में आता है आपको बताना है। ठीक है, तो मगरमच्छ प्राणी देखिए वो किस तरह से चलता है, तो जिस तरह से सांप ये सब चलते हैं उसी तरह से ये भी चलता है ना। तो ये आपका जो ग्रुप चला जाता है वो आपका सरीसृप ग्रुप का चला जाता है। ठीक है, ये किस ग्रुप का चला जाता है? सरीसृप ग्रुप का चला जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं वो छिपकली, ये वो भी उसी ग्रुप में आ जाती है, तो ये सरीसृप ग्रुप का जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है सूर्यनगरी। सूर्यनगरी किसका नाम है? सूर्यनगरी किसका नाम है आपको बताना है। जयपुर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का या जोधपुर का? सूर्यनगरी किसका नाम है? तो सूर्यनगरी जो है यहाँ पर आपको जो जाना जाता है वो बाड़मेर को जाना जाता है। ठीक है, सूर्यनगरी किसको जाना जाता है? तो सूर्यनगरी आपको बाड़मेर या जोधपुर या जैसलमेर किसको कहा जाएगा? तो सूर्यनगरी के लिए यहाँ देखिए मुख्य रूप से जो ऑप्शन आपका काम करेगा वो आपका चलेगा जोधपुर। ठीक है, बाड़मेर को नहीं करना है, जोधपुर को ही करना है, ये सही आंसर आपका चला जाएगा। तो सूर्यनगरी किसको माना जाता है? जोधपुर का माना जाता है। ठीक है, चलिए राइट आंसर जोधपुर होगा। 132 का यहाँ पे प्रश्न है।
निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर है वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोरेन और प्रोजेस्टेरोन। ये किससे जुड़ा हुआ है? इधर हार्मोन का कार्य दिया हुआ है, नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन, अंगों में वृद्धि प्रेरित करना, मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन या रक्त में शर्करा स्तर का नियम। तो देखते हैं, इसको मिलान करना है आपको। ठीक है, क्या करना है? मिलान करना है, सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए, वृद्धि हार्मोन आपको क्या करेगा? तो वृद्धि हार्मोन शरीर के अंगों में वृद्धि को प्रेरित करेगा। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। ठीक, ए का 2 हो जाएगा। और इंसुलिन क्या करता है? तो देखते हैं, जिनको जो है कि शुगर बीमारी होती है वे इंसुलिन लेते हैं, तो में क्या करते हैं? रक्त में शर्करा स्तर को कम करता है। तो रक्त में शर्करा स्तर का नियमन कम होगा, यानी बी का 4 होगा। ठीक है, बी का क्या होगा? 4 होगा। अब देखिए, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोरेन, वो क्या करता है? तो नर में यानी पुरुष में लैंगिक लक्षणों का वृद्धि या नियमन करता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष के लिए है और प्रोजेस्टेरोन स्त्री के लिए यानी मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। तो इस तरह से यहाँ पे ग्रुप बना है, यानी ए का 2 है, बी का 4 है और सी का ए है। क्या है? सी का ए है और सी का ए हो गया। अब देखिए, डी का आपका जो है वो 3 है। ठीक है, डी का 3 है। किस में ऑप्शन आया है? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन लगभग में गलत है, इसमें भी गलत है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा 3 और 3 दोनों कर दिया है, तो यहाँ पे आपको एक 4 कर लेना है। ठीक है, 2 4 1 3, यानी इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा, 2 4 1 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार देख भी लेते हैं कि सही है या गलत है, यहाँ पर मिला लेते हैं। ठीक है, ए का देखिए, ए का क्या दिया है? 2। तो वृद्धि हार्मोन क्या करता है? अंगों को वृद्धि प्रेरित करता है, तो ए का 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए, इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। तो देखिए, यहाँ पे ये गलत हो गया है 3, यानी ये 4 होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? तो नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है, 1, ये भी सही हो गया। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? तो मादा में लैंगिक लक्षणों 3, ये भी सही हो गया। यानी ऐसे देखिएगा तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो जो PDF लिए हैं, देखिए ये किताब का बना हुआ है, हमने हैंड रिटेन नोट्स आपको नहीं बनाया है। इसमें बहुत जगह गलत मिल सकता है, आपको थोड़ा सुधार कर लेना होगा। तो आप सभी देख लीजिएगा, जो भी यहाँ से PDF लेके जुड़े हैं, इस तरह से सुधार कर लीजिएगा अपने PDF में। ठीक है, चलिए अगला। खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 जून को, 5 सितंबर को, कब दी जाती है? ठीक है, तो देखिए, खादी के जो बने वस्त्र हैं वो महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, खादी का प्रचार जो है महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। तो यह महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को ही दिया जाता है केवल। ठीक है, तो खादी के बने वस्त्रों की कीमत विशेष छूट कब दी जाती है? 2 अक्टूबर को दी जाती है। अगला है, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या होता है? खड़ी ढलान, अत्यधिक ठंडा मौसम, कम वायुदाब या बर्फीली हवा। ठीक है, तो देखिए, जैसे जैसे पर्वतारोहण हम लोग करते हैं, तो जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो वहाँ पर वायु का दाब कम होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण क्या करते हैं? तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके लोग जाते हैं कि ऑक्सीजन पूर्ण रूप से मिल सके। ठीक है, तो पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का जो मुख्य कारण होता है वो आपका कम वायुदाब होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? देखिए, ये आप लोग को हमने बहुत अच्छी तरह से सभी नोट्स में दिया है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक जिसमें जीव हो और अजैविक घटक निर्जीव। ठीक है, जिसमें जीव नहीं हो उसको, जैसे सूर्य का प्रकाश, ताप, जल, हवा, ये सभी चीज़ें। ठीक है, पत्थर, सभी अजैविक घटक में आएंगे। तो यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का अजैविक घटक? तो पादप तो आपका जैविक घटक हो गया, जीव जंतु सजीव है, जैविक घटक हो गए, जीवाणु जैविक घटक हो, लेकिन यहाँ पर एक वायु दिया है, ये अजैविक घटक है। ये कौन है? अजैविक घटक है। ठीक है, तो 135 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? देखिए, रेशम का जो कीट होते हैं उसका भोजन कौन होता है? शहतूत की पत्तियाँ,
जामुन की पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ या आम की पत्तियाँ। ठीक है, तो रेशम कीट जो होता है किस पर बैठते हैं? शहतूत की पत्तियों पर बैठते हैं, इसलिए इनका भोजन कौन होता है? शहतूत की पत्तियाँ ही होती है। ठीक है, तो रेशम कीट का भोजन होता है शहतूत की पत्ती। अगला है, तंबाकू में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है? तंबाकू में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है? कोकेन, कैफीन, निकोटीन या मार्फिन। ठीक है, तो तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो तंबाकू में यहाँ पाया जाता है आपका जो एल्केलाइड के रूप में वो होता है, उसमें निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन पाया जाता है। तो तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड होता है? निकोटीन होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। रेबीज रोग का कारक है। रेबीज रोग का कारक है वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या माइक्रोप्लाज्मा। रेबीज रोग का कौन सा कारक है? ठीक है, देखिए सबसे पहले रेबीज के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। तो ये रेबीज जो है वो विषाणु जिसको कहिए या उसी को हम लोग कहेंगे वायरस, तो ये वायरस से फैलता है। ठीक है, और देखिए यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है और यह जानवरों के काटने से होता है। हिंसक जानवरों के काटने से यह अफेक्ट पड़ता है अगर इसका सुई न लिया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें मानव उसी जानवर के जैसा आवाज़ करने लगता है और इसको क्या होता है? जल से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। इसकी पहचान है जब यह रोग होता है। ठीक है, और कुछ दिन के बाद यह रेबीज रोग के कारण मौत भी उसी स्थिति में हो जाता है। ठीक है, उसी के जैसा लक्षण प्रकट करने लगता है। अब देखिए, तो यह रोग होता है अगर आपको कुत्ता काट दे, अगर आपको बिल्ली, सियार या भेड़िए कोई भी काट देते हैं या नोच देते हैं किसी तरह से, तो आपको तुरंत इसका जो है सुई लगवाना है। इसी के कारण रेबीज रोग होता है और रेबीज रोग के कारण मौत बहुत जल्द हो जाती है, बहुत दर्दनाक। ठीक है, इसलिए इन सभी से होता है। तो रेबीज रोग का मुख्य कारक जो था वो आपका वायरस था। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है, मानव के द्वारा जान के नहीं किया जाता है। घरेलू बहिस्राव, ये तो आपको घर से जो भी कचरे निकलेंगे और नाले से गंदे पदार्थ, वो आपका जल प्रदूषण का स्रोत है। ठीक है, वहित जल, जो जल बहेगा वो है। औद्योगिक बहिस्राव, उद्योगों से निकलता है। ठीक है, ये क्या है आपका? उद्योग से जो निकलेगा वो भी जल प्रदूषण, वो तो ज़रूरी है, इसलिए मानव न भी चाहते हुए वो होगा। ठीक है, और लास्ट में ह्यूमस पदार्थ, जो देखिए गाय गोबर के सड़े गले जो है, ये ह्यूमस पदार्थ जो है ये जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है। ये खेती के लिए किया जाता है, इससे ज़्यादा जल प्रदूषण नहीं होता है न के बराबर होता है। इसलिए मानवीय स्रोत कौन नहीं है? तो आपको ह्यूमस पदार्थ नहीं है। ठीक है, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है कपास, पॉलिस्टर, नायलॉन, रेशम। ठीक है, तो देखिए जंतु से जो रेशा प्राप्त होता है उसको हम लोग जांतों रेशे कहते हैं। ठीक है, जांतों रेशे कहते हैं। ये रेशे से वस्त्र तक, आपको देखिए झारखंड का JCERT जो किताब उसमें पढ़ना है, रेशे से वस्त्र तक, क्लास 6 में आप देखिएगा विज्ञान में, ये वहीं से प्रश्न है। ठीक है, तो जंतु से प्राप्त रेशे को जांतों रेशे कहते हैं। तो जंतु जैसे आप देखते होंगे भेड़, यहाँ पर देखते होंगे उनसे निकलता है, रेशम से निकलता है, बकरी से हो गया, फिर आपका ऊँट का हो गया, या ध्रुवीय भालू, ये सब हो गया। सबसे क्या होता है? तो रेशे निकाला जाता है। ठीक है, धागा बनाया जाता है, वो जो ठंडे में काम करते हैं। तो जंतु से अगर जो भी रेशा प्राप्त हो रहा है वो जंतु रेशे हैं, तो वो कौन सा है? तो कपास। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, आपको ऑप्शन चूज करना होगा, ये जंतु से निकल रहा है कि पेड़ पौधा से ही रेशा निकल रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कपास क्या होता है? तो कपास का पौधा होता है, पौधा होता है ना, तो ये पादप रेशा हो गया। या पॉलिस्टर और नायलॉन, ये तो कृत्रिम रेशा है जो कि मानव के द्वारा बनाया गया है। और एक देखिए रेशम क्या है? एक जंतु है, रेशम कीट, उससे यह रेशा निकलता है, रेशम कीट कोकून से। ठीक है, तो ये जंतु रेशे है, तो ये जांतों रेशे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे रेशम। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेशम। अगला है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाना, परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र बनवाना, या अधिगमकर्ता की उपलब्धि देखकर उसमें सुधार लाना।
ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए बच्चा जैसे ही आता है तो हम लोग उसका सभी स्तर से मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, एक मूल्यांकन एग्जाम के बाद भी होता है। तो अधिक ये मूल्यांकन का यहाँ पर उद्देश्य है कि जो लर्नर है, ठीक है, जो यहाँ पर स्टूडेंट है, उसका क्या है, क्या उपलब्धि हुई और उसमें क्या सुधार लाना है, उसके लिए मूल्यांकन बनाया गया है। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो है अधिगमकर्ता की उपलब्धियों में सुधार लाना है। अगला प्रश्न है, रबी की फसल का उदाहरण है मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अलसी। ठीक है, रबी फसल। देखिए एक चीज़ इसको आप लोग जोड़ देख लीजिएगा, अभी हम लोग इसको ज्योग्राफी सेशन में चलेंगे तो वो आप लोग पर्यावरण वाले भी देख लीजिएगा। तो रबी की फसल, खरीफ फसल, फसल के प्रकार में जो आता है खरीफ फसल, रबी फसल और यहाँ पर क्या कहते हैं हम लोग, जायद फसल। ठीक है, तो खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। ठीक है, तो रबी फसल क्या होता है इसको आप लोग जानते होंगे। तो रबी फसल रन में, यानी ये र से रबी फसल, न मने नवंबर और म मने मार्च, नवंबर में बोया जाता है, मार्च में काटा जाता है, यानी ये शीत ऋतु में हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ उपजता है। और खरीफ फसल अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो वर्षा वाली फसल हो गई। ठीक है, बरसात के समय में अभी जो फसल हो रही है, तो ये दोनों फसल को जरूर देख के आप लोग जाइएगा। तो देखिए रबी की फसल का उदाहरण है, तो मक्का कब होता है बताइए। तो मक्का आपका जो है ये खरीफ फसल है, सोयाबीन खरीफ फसल है, मूंगफली खरीफ फसल है, ये सब बरसात के दिनों में होगा। लेकिन अलसी, अलसी जो देखिए ये तिलहन वाली फसल है, तेल वाली फसल। ठीक है, तो तेल वाली फसल जो है आपको यहाँ पे चला जाएगा रबी फसल में। जिस समय हम लोग सरसों लगाते हैं, अलसी लगाते हैं, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत हो जाएगा। क्लियर, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है। जब बाल केंद्रित शिक्षा चल रहा होगा, बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, जिसका केंद्र बिंदु केवल बच्चे होंगे, तो उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में खेल तो शामिल है, प्रेरणा, उससे प्रेरणा मिलता है, ये भी शामिल है, संतोष होता है बच्चों में, वो भी शामिल है। लेकिन निष्क्रियता ये बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं होगा, निष्क्रियता, निगेटिविटी इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए निष्क्रियता। अगला है, प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था। देखिए बहुत समय पहले का ये संचार का माध्यम है, तो संप्रेषण के अंतर्गत ये चला जाता है। ठीक है, तो प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था। फैक्स के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, हरकारे के माध्यम से, टेलीफोन। तो फैक्स तो ये न्यू जनरेशन का है, मोबाइल भी न्यू जनरेशन का है, टेलीफोन भी न्यू जनरेशन का है। अब आपके पास एक बचता है जो नया नाम है हरकारे, जिसको पत्र के माध्यम से कहा जाता है, तो ये हरकारे नाम दिया गया है। तो राइट आंसर इसका सी ही होगा। अगला देखिए, श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। देखिए ये प्रश्न दे के आप लोग जाइएगा, इस तरह का प्रश्न आपका एक होता है दृश्य सामग्री, जिसको केवल देखा जाता है। ठीक है, एक होता है श्रव्य सामग्री, जिसको केवल सुना जाता है, और एक होता है दृश्य और श्रव्य, मैंने देखा भी जाए और सुना भी जाए वैसे सामग्री। तो ये नाम के अनुसार यहाँ पे आपको जो है चुनना पड़ेगा कि कौन किस सामग्री में जाता है। तो श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री, श्रव्य मतलब सुनाई भी देता है और दृश्य मतलब दिखाई भी देता है, वैसा इसमें सामग्री कौन है आपको चुनना है। ठीक है, यहाँ आ रहा है रेडियो। रेडियो में क्या होता है, सिर्फ हम लोग ये श्रव्य करते हैं, सुनते हैं। ठीक है, टेप रिकॉर्डर में क्या करते हैं, सिर्फ श्रव्य करते हैं, सुनते हैं। बुलेटिन बोर्ड में क्या होता है, तो सिर्फ हम लोग देख सकते हैं। टेलीविज़न में क्या होता है, तो टेलीविज़न में ये सुनते भी हैं और देखते भी हैं, यानी ये दृश्य और श्रव्य दोनों में चला जाएगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अगला देखिएगा आपका है, देखिए ये प्रश्न है, आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा, बताइएगा। ये किससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, कौन चैप्टर से, तो ये परिवार और पड़ोस से जुड़ा हुआ चैप्टर है, जो कि आपका रक्त संबंध से भी काम करता है। ठीक है, रक्त संबंध से यहाँ पे आया हुआ है। तो आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या संबंध होगा। ठीक है, तो आपके पिताजी के साले की माँ आपको क्या लगेगी, यहाँ पे नानी लगेगी। कौन लगेगी, नानी लगेगी, आपके पिताजी के साके माले। अगला, फुलडोल का मेला कहाँ लगता है। फुलडोल का मेला कहाँ लगता है आपको बताना है। ठीक है, तो फुलडोल का मेला कहाँ लगता है, अजमेर में, जैसलमेर में, शाहपुरा में या अलवर में, कहाँ पर लगता है फुलडोल का मेला। ठीक है, तो फुलडोल का मेला जो है राजस्थान के भीलवाड़ा में शाहपुर नामक स्थान पर लगता है। राजस्थान के भीलवाड़ा में शाहपुर नामक स्थान पर लगता है।
तो इसमें ऑप्शन शाहपुर जो है सी में आया है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है? देखिए ये चैप्टर आपका जो झारखंड का जो टेट है उसमें नहीं डाला गया है, ये जो है आपको सौरमंडल पाठ से है, ये सौरमंडल पाठ से है। ठीक है, और हर बार सौरमंडल से एक प्रश्न होता है, लेकिन सौरमंडल को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, सौरमंडल को देख लेना है। तो जब आपका अभी ज्योग्राफी सेक्शन चलेगा, ज्योग्राफी सेक्शन, तो उसमें सौरमंडल रहेगा, वहाँ पर आपको कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सौरमंडल को देख लेना है, यहाँ से एक प्रश्न रहता है आपका। ठीक है, तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नीचे दिए गए यातायात संकेत इंगित करता है। ठीक है, क्या इंगित करता है? चौराहा, पैदल पार पथ, रेलवे क्रॉसिंग, संकरी पुलिया, ये जो संकेत दिया गया है। तो आप देखते हैं रोड पर जब भी जाते हैं तो यहाँ पे क्या रहता है, आपको ब्रेकर रहता है, ब्रेकर रहता है ना, उसके पहले देखिए कि चौड़ा पट्टा बना दिया जाता है कि आगे ब्रेकर है। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए ये गलत यहाँ पे हो रहा है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है जन गण मन, वंदे मातरम, शिविर पंचांग, शक। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, इसलिए हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है राष्ट्रीय शक होता है और शक संवेदन पर आधारित है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था और उस समय सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो ईवीएस की संपूर्ण तैयारी आप लोग कर लीजिएगा, सभी राज्यों का क्वेश्चन बैंक बना लीजिएगा और यहाँ से ईवीएस में आप प्रयास कीजिएगा कि 30 में आपको 25 लाना है, 30 में 25 चले जाना है। आपको इस तरह से तैयारी करवा रहे हैं हम। तो आप सभी ईवीएस के लिए केवल 150 में, और संपूर्ण तैयारी जो घर बैठे आप 1 से 5 करना चाहते हैं तो सिर्फ 500 रुपये में आपको सारा हैंड रिटेन नोट्स का PDF आपको दे दिया जाएगा, उसका वीडियो, उसकी क्लासेस, सब कुछ इस पर अवेलेबल रहेगा। आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।